हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित हम एक नई श्रेणी आप लोगों के लिए लेके आ रहे थे। तो वहाँ पे हमारे 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, जो स्पेशली यूपी टीजीटी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए लाई गई है, और साथ ही सीटेट के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीजीटी टीजीटी के लिए भी बहुत स्पेशल रहेगा। तो यहाँ पे हमारे 135 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 136 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो फ्रेंच, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए जो मेथड है वो है द्वितीय मतपत्र पद्धति। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रांस में राष्ट्रपति के लिए, ठीक है, द्वितीय मतपत्र पद्धति को अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी संविधान की विशेषताएं हैं। तो फ्रांसीसी संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? पहला है बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान, दूसरा है प्रस्तावना की महत्ता, और तीसरा है संकट काल का शिशु। तो यहाँ पे तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी। फ्रांसीसी संविधान की जो विशेषताएं हैं वो है बिना संविधान सभा के निर्मित संविधान है, प्रस्तावना को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और संकट काल का इसे शिशु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसकी देन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजनीतिक संस्कृति, ठीक है, पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा है, तो यह है ऑमन एवं पावल। किसकी देन है? ऑमन एवं पावल की। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिजन वर्ग है। तो अभिजन वर्ग का संबंध किससे हो जाएगा? जनता से अलग अलग रहता है, ठीक है। जो अभिजन वर्ग के लोग होते हैं वो आम जनता से अलग रहते हैं, यानी अपने आप को उच्च श्रेणी का समझते हैं। तो इसलिए ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी एलीट क्लास। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, फिलिबस्टरिंग यानी भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग। भाषण की जो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं उसे फिलिबस्टरिंग कहा जाता है। किस सदन की परंपरा है? तो फिलिबस्टरिंग जो भाषण की स्वतंत्रता का दुरुपयोग जहाँ पे होता है सबसे अधिक, वो है अमेरिकी सीनेट का, ठीक है। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है सीटेट में भी और टीयूपी टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिकी सीनेट में सबसे ज़्यादा जो है फिलिबस्टरिंग का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अमेरिका में राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को रद्द किया जा सकता है यदि संबंध विधेयक को दोनों सदन 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब अमेरिकी में राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को रद्द किया जा सकता है। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन राष्ट्रपति बनता है? तो यदि अमेरिका का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति ना हो, तब राष्ट्रपति कौन बनेगा? तब बनेगा प्रतिनिधि सदन का स्पीकर, ठीक है। प्रतिनिधि सदन का स्पीकर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। और वहीं हमारे इंडिया की बात करें, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं होते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दक्षिण अमेरिका में 1934 का नेटिव लैंड एक्ट संबंधित है। तो दक्षिण अमेरिका में जो 1934 का नेटिव लैंड एक्ट संबंधित है वह है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में काले लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, ये उससे संबंधित है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित था? तो प्रस्तावित मूल संविधान की बात कर रहा है, तो सभा में जो सदस्यों का बंटवारा था वो था मुख्य कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, और देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला है, प्रारूप समिति ने
प्रारूप संविधान तैयार कर कब संविधान सभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया था? तो कब किया था? ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर रहा है, वो है जनवरी 1948 में। ठीक है, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुसूचियों और अनुच्छेदों की बात करें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ए यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान की बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद हो जाएंगे और 12 अनुसूचियां। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारा, किस तिथि को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी? तो पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान सभा गठित की गई थी वो है 3 जून 1947 को। ठीक है, 3 जून 1947 योजना। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस विधेयक को गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह विधेयक है जिसे गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया है, वह है आपका सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जिसे आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो वह है आपकी प्रियम्बल यानी प्रस्तावना। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम और के संविधान से लिया गया है? तो आपको पता है आपात संबंधी जो उपबंध हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी के वीमर संविधान से एक्सेप्ट किए गए हैं। ठीक है, यानी जब जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जिन पर अधिक बल दिया गया है? वो है आपके पॉलिटिकल और सोशियोलॉजिकल। ठीक है, राजनीतिक एवं सामाजिक। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो भारत के उपराष्ट्रपति की हम तुलना जो है वो कर सकते हैं यूएसए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकारों के मामले में अंतिम निर्णायक कौन होता है? ठीक है, तो संसदीय विशेषाधिकारों की बात करेंगे तो वहां पे अंतिम जो निर्णायक होता है वो कौन होता है? स्वयं संसद होती है, स्वयं पार्लियामेंट होती है। ठीक है, बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन, शिक्षा, वन्य प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो आप लोग देख सकते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा की बात करें, वन की बात करें, वन्य प्राणियों का संरक्षण और नापतोल को जो है वो वर्तमान की बात करें तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। पहले राज्य सूची के भाग थे और वर्तमान की बात करेंगे तो ये समवर्ती सूची के भाग हैं। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको समझ सकते हैं, बताइएगा। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य विदेशी राष्ट्र या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? हाँ या नहीं, या फिर संघीय सरकार की अनुमति से या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, बी। ठीक है, कि भारतीय संघ का कोई भी स्टेट जो है विदेशी राष्ट्र से या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बिना ऋण नहीं ले सकता है। ठीक है, बिना परमिशन के, क्योंकि हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लागू नहीं है, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे केंद्र स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेंट्रल पावरफुल में है, स्टेट को कोई पावर ऐसी नहीं दी गई है।
अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र राज्य संबंधों में संपूर्ण ढांचे पर विचार विमर्श के लिए 1983 में केंद्र सरकार ने किस आयोग को नियुक्त किया था? तो 1983 की बात करेंगे। केंद्र सरकार ने जो केंद्र और राज्यों के संबंधों को सुधारने के लिए एक आयोग बनाया गया था, ठीक है, वो कमीशन था कि सरकारिया कमीशन। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, राज्यों का वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो राज्यों का जो वित्तीय आवंटन होता है, ठीक है, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की संस्तुति पर किया जाता है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कर यानी टैक्स ऐसे हैं जो संघ सरकार लगाती है, वही उनको वसूल करती है, पर उससे हुई आय को संबंधित राज्य सरकारों को दे दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्रों के क्रय विक्रय का जो टैक्स है, जो कर है, केंद्र सरकार वसूलती है, ठीक है, और लगाती भी है, लेकिन राज्यों को हस्तांतरण कर देती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था बंगाल में। गोंड विद्रोह का संबंध हो जाएगा ओडिशा से। कोली विद्रोह का संबंध हो जाएगा आपका राजस्थान से। और मेर विद्रोह का संबंध हो जाएगा आपका ठीक है, कोली विद्रोह का संबंध आपका हो जाएगा, हाँ, महाराष्ट्र, ठीक है, और मेर विद्रोह का संबंध हो जाएगा राजस्थान से। यानी बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप मिलान कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो देख सकते हैं बुद्धू भगत का संबंध कोल विद्रोह से है। भाई बिल्कुल राइट है। मूसा सा नागा विद्रोह, ये जो है बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। मूसा सा का संबंध नागा विद्रोह से नहीं है। बाकी चैदनिया सैम्बैया जो विद्रोह है वो रंपा विद्रोह से हो जाएगा, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। और टिकेंद्र जीत जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे बी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो बाह्य आक्रमण या आपातकाल के समय निलंबित उनको किया जा सकता है, इसलिए ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, फिर यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं। इस अधिकार यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही नहीं वरन विश्व के किसी भी देश की भूमि पर किया जा सकता है। भाई बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। भाषण एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार ये आपकी सीमा के अंदर किया जा सकता है, ना कि विश्व में कहीं भी। दूसरा है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भौगोलिक सीमा से बांधा नहीं जा सकता है, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, इसकी भी एक अपनी लिमिट है। और सी है यहाँ पे विकल्प ए और बी दोनों। तो भाई यहाँ पे जो है कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे। यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति का प्रयोग नागरिक के द्वारा भारत की सीमा के भीतर ही नहीं वरन विश्व के किसी भी देश की भूमि पर किया जा सकता है, ठीक है। इंपोर्टेंट भाई राइट है आपका। तो इसका मतलब है भारत की सीमा के बाहर भी आप भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है, ठीक है, लिमिटेड है। और अगला है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी भौगोलिक सीमा से बाधा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, न्याय संगत का अर्थ है कि नागरिक अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है। तो न्याय संगत का अर्थ है नागरिक अपनी सहायता के लिए प्रार्थना कर सकता है। इसका मतलब है न्यायालय से अपने अधिकारों को लागू करने के लिए, उनको फोर्स में लाने के लिए। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है हमारा, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है? तो भाई वो कौन सा वाद था? वो था आपका
प्रभुदत्त बनाम भारत सरकार वाद में कहा गया कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, प्लीज कमेंट करके आप लोग इसमें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किन परिस्थितियों में नागरिक के विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यानी किन परिस्थितियों में नागरिक के विचार एवं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। इन सभी परिस्थितियों में भाषण, ठीक है, और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के हित में, लोक व्यवस्था और शिष्टाचार या फिर सदाचार के हित में, और न्यायालय अपमान और मानहानि के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित संविधान का 42वां संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है। निम्नलिखित में से किसका इसमें संबंध नहीं है। तो 42वां संशोधन एक महत्वपूर्ण कदम है, इसका संबंध जिससे नहीं है वह है असमानता की समाप्ति। ठीक है, ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी का संबंध इससे है, मुफ्त कानूनी सहायता का संबंध भी इससे है, और बच्चों की शोषण से सुरक्षा का संबंध भी इससे है। अगला क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस महाभियोग का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा जब राष्ट्रपति कराएंगे तो वहाँ पे बताएंगे। लेकिन अभी आम भाषा में समझना है आपको, तो महाभियोग का जो प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से ही राष्ट्रपति अपने पद से बर्खास्त माना जाता है, और राष्ट्रपति को हटाने के लिए मोर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस आरोप के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो बात करेंगे किस आरोप के आधार पर, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन, ठीक है, तो संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अधिनियम कब बना। तो भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी अधिनियम था वो 1974 में बना था। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पहली बार आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी। तो पहली बार जो इमरजेंसी लगी थी तो उसकी उद्घोषणा हुई थी, वो हुई थी 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962 को। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति ने पहली बार आपात की उद्घोषणा को कब वापस लिया था। तो वापस लिया था आपका 10 जनवरी 1968 को। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन की आपातकाल की अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए 2 शर्तें हैं, वे कौन सी शर्तें हैं। तो वो शर्तें हैं आपकी ए और बी दोनों। पहला है, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है, और दूसरा है, इस प्रकार प्रस्ताव पारित किए जाने के समय आर्टिकल यानी अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवेदन एवं कथन राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। ठीक है, कौन सा प्रतिवेदन या फिर कथन राष्ट्रपति संसद के समक्ष जो है रखवाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर है एच, यानी उपयुक्त सभी हैं। तो इनको ध्यान से आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं अनुपूरक विवरण, बिल्कुल।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की सिफारिश, संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन, पिछड़े वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन ओबीसी, ठीक है, और भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकारी का प्रतिवेदन, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वो थे राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये संघीय मंत्रिमंडल की बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संगठक अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के घटक कौन से हो जाएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में राज्यसभा को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं है? तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो है राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना एकमात्र जो राइट है वो राज्यसभा का है, ना कि लोकसभा का। इसीलिए सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय जो संसद है उसकी सबसे बड़ी समिति की बात कर रहा है, तो वो कमेटी है आपकी सबसे बड़ी कौन सी है? वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, लोक लेखा समिति। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 179 में कह रहा है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथनों पर विचार करने की बात कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं इनमें से कौन से सही हैं। तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा राइट है, तो आप दूसरा और तीसरा देख सकते हैं। दूसरे में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देना बाध्यकारी है। और दूसरा तीसरा है संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल की बात कर रहा है कि संशोधन के लिए राज्य विधानमंडलों के आधे से अधिक संपुष्टि क्या है? आवश्यक है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, भारत के राज्य विधानमंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व आधारित राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव पद्धति ली गई है। तो भाई वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संसदीय सर्वोच्चता किस राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? तो संसदीय सर्वोच्चता जो है वो राजनीतिक व्यवस्था की एक विशेषता वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो हमने लिया गया है वो इंग्लैंड से लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो भारतीय संसद की बात करेंगे तो किसी भी सदन की सदस्यता की जो अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय की बात करेंगे तो कौन करता है? अयोग्यता की बात करेगा तो, ठीक है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। बी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू नहीं होगी। वो कब नहीं होगी? यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिससे वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारत में किसी संसद सदस्य पर दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता लागू ये नहीं होगी। किस आधार पर नहीं होगी? यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिसमें वह चुना गया था एक विभाजन हो जाए तो वहां पे दल अयोग्यता का रूल लागू नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण करने की जो आयु है वो 65 ईयर है और ऐसे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 65 वर्ष जो निर्धारित किया गया है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में किया गया है। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव हो जाने के उपरांत पदच्युति का आदेश कौन जारी करता है? ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध अगर महाभियोग लाया जाता है तो प्रस्ताव पारित भी हो जाता है तो पदच्युति का आदेश कौन जारी करेगा? देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध लोकसभा में लाया गया महाभियोग का प्रस्ताव असफल रहा? तो वो थे हमारे न्यायमूर्ति बी रामास्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन असफल रहा। अगला है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो अर्थ है वह है न्यायालय का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के उन अधिनियमों को अवैध घोषित करने का अधिकार जो संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन से वक्तव्य सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन से स्टेटमेंट राइट नहीं है वो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। यानी पहला भी रॉन्ग है, दूसरा भी रॉन्ग है और चौथा भी। तीसरा यहाँ पर राइट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन संसद के मतदान के अधीन है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट है, बाकी पहला, दूसरा और चौथा रॉन्ग है। सॉरी, कौन से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय में कौन से वक्तव्य सही हैं पूछा गया है भाई। ठीक है, तो रॉन्ग नहीं पूछा गया है, तो इसलिए इसमें पहला, दूसरा और फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो भाई पहले की बात करेंगे, इसे भारत के भीतर किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील कर विचार करने का अधिकार है। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो पहला राइट है। दूसरा है, राष्ट्रपति द्वारा प्रेषित किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर इसे परामर्शक मत देने का अधिकार है। दूसरा भी राइट हो जाएगा। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन संसद के मतदान के अधीन होते हैं। ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तीसरा रॉन्ग हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो संसद के मतदान के अधीन नहीं होते भाई। ठीक है, तो भारत की संचय नीति के अधीन होते हैं। और फोर्थ है आपका, इसकी अधिकारिता भारत के भीतर सब न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। तो पहला, दूसरा और फोर्थ यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राज्यपाल अपने विशेषाधिकारों के अंतर्गत कार्य करता है? तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं? तो पहली परिस्थिति है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो जाता है तो राज्यपाल क्या करेगा? अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करेगा। तो पहला तो बिल्कुल राइट है। दूसरा है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु आरक्षित करने की स्थिति में। बिल्कुल राइट है भाई, इसमें भी गवर्नर क्या करेगा? विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु क्या करेगा? रिजर्व में रख सकता है। अगला है, विधानसभा में किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति की स्थिति में। बिल्कुल ये भी राइट है। और विधानसभा का अधिवेशन बुलाने की स्थिति में। यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। उपयुक्त सभी स्थितियों में ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यदि उसने क्या किया? मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया हो। ठीक है, तो उसे त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है, तो आपको सी पता है, राज्यपाल राज्य प्रशासन का वास्तविक प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसमें क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बाकी ए राइट है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। बी है, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे। और डी है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से राज्यपाल कभी कभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल गवर्नर क्या होता है? किसका एजेंट होता है? वो केंद्र का एजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या होता है भाई? समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में नौकरशाही का महत्व और उसकी भूमिका बड़ी है। तो भाई बड़ी है, तो यहाँ पे 193 की बात करेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बड़ी है? समाजवादी राज्यों की, विकासशील राज्यों एवं उदारवादी कल्याणकारी राज्यों में।
ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है सार्क की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी थी? तो सार्क की बात करेंगे तो सार्क की प्रथम महिला महासचिव बनी थी फातिमा धियाना सईद। ठीक है, डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सार्क के बारे में आपको पता है, ठीक है, हमारा क्षेत्रीय, और आपके लिए ये होमवर्क है कि आप लोग कमेंट में सार्क की स्थापना कब हुई थी और सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था और भारत में सार्क की कितनी बैठकें हो चुकी हैं, ये कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इससे आप लोगों की जो है जीएस और कंप्लीट होगी। आप कमेंट करेंगे तो आप लाइफ टाइम उसे याद रखेंगे, तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि और जिन लोगों को पता नहीं है वो भी उसे देख सकें। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका जो पहली महासचिव है उनको याद रखिए, फातिमा धियाना सईद। अगला है समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया के आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी, यह कथन किसका है? भाई समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के आदर्शों को पुनर्जीवित करेगी, यह कथन है मुलायम सिंह यादव का। ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चाहुआन समिति ने दल परिवर्तन रोकने के लिए क्या क्या सुझाव दिए थे? तो चाहुआन समिति ने दल परिवर्तन को रोकने के लिए सुझाव दिए थे, वो दिए थे आपके उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति उच्च सदन से नहीं की जानी चाहिए, ये कहा गया था चाहुआन समिति ने। उच्च सदन यानी राज्यसभा, इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री क्या थे? मनमोहन सिंह, उच्च सदन से ही नियुक्त हुए थे। अगला है जनता को इस बात की शिक्षा दी जानी चाहिए कि निर्वाचनों में स्वतंत्र उम्मीदवारों को मत ना दे, और राजनीतिक दलों को स्वयं एक आचरण संहिता का निर्माण करना चाहिए जिसके द्वारा उन्हें खुद दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों को अपने दल में सम्मिलित न करना चाहिए। तो चाहुआन समिति ने तीनों स्टेटमेंट बहुत अच्छे दिए थे। अगला है दबाव समूह, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां फॉलो कहाँ करेंगी इन चीज़ों को? ठीक है, क्योंकि उनके हित, अगर इनको फॉलो करेंगे तो अपने हितों को नहीं साध पाएंगे। अगला है दबाव समूह के निम्नलिखित में से क्या उपयोगिताएं हैं? तो प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा है, तो दबाव समूह की निम्नलिखित क्या उपयोगिताएं हैं? तो ये सभी उपयोगिताएं हैं। समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना है दबाव समूह का कार्य। व्यक्ति और सरकार के मध्य क्या है? संचार के साधन है भाई दबाव समूह, और सरकार की निरंकुशता को सीमित करना। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज तक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ से पंचायती राज से क्वेश्चन, लोकल गवर्नेंस से क्वेश्चन ना आया हो। और पंचायती राज की आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित 1.5 घंटे की पूरी क्लास हमने दी है, वहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने वाला संविधान संशोधन है। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं आज। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो 74वां संविधान संशोधन है आपका नगरीय स्थानीय स्वशासन, ठीक है, नगर पालिका से। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन में पंचायती राज को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, पूरी 1.5 घंटे की क्लास दी है, हर क्वेश्चन वहाँ से हमने कंप्लीट किया है। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे राइट कर जाएंगे। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।